Tides and significant storm is also expected in Kolkata. Bangladesh is also bracing for the cyclone. We'll get you all the updates in the next 1 hour. I'm Shubhendu with my colleague Ashok. जी नमस्कार। जैसा शुभेंदु ने बताया कि साइक्लोन, सुपर साइक्लोन जिसको कहा जा रहा है अम्फन जो है वो भारत में दस्तक दे चुका है। लैंडफॉल उसका हो चुका है। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों से ये पास निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से हैं जहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इस वक्त जो है अम्फन का जो खतरा है वो गहरा रहा है और कई जगह पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है। और उड़ीसा से जो एक खबर है वो दुख देने वाली खबर भी है। एक बच्ची के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि एक बच्ची जो है उसकी मृत्यु हो गई है, एक कच्चा मकान टूटा उसके कारण। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अम्फन का खतरा जो अभी बना हुआ है। कोलकाता में भी इस वक्त तेज हवाएं चल रही है। 90 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो इस वक्त चलने की आशंका जताई जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा तूफान है एक तरह से कह सकते हैं और बड़ा खतरा है। सिटी अर्बन एरिया में काफी वनरेबल हो जाते हैं इस तरीके की विंड स्पीड्स। बिल्कुल। और जैसा शुभेंदु ने बताया अगले 1 घंटे में आपको लगातार जानकारी देंगे। और अगर आप उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी हैं, अगर तूफान प्रभावित इलाकों में हैं तो अपना ख्याल रखिए और हम आपको बताते हैं आपको अपना ख्याल रखने के लिए क्या करना है और इस वक्त ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, सब इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि हम लगातार बता रहे, अत्यधिक गंभीर है ये चक्रवाती तूफान अम्फन और ये दीघा और हटिया द्वीप समूह के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से इसके टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के पारादीप तट के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बालासोर और भद्रक में फिलहाल हवा की रफ्तार थोड़ी कम है, जो आने वाले समय में ऐसी आशंका है कि बढ़ भी सकती है। And those are visuals of cyclone Amphan that were recorded from different parts of Odisha and West Bengal. A short while ago, it made a landfall at the Sundarban coast of West Bengal, and these visuals have come from the regions most badly affected by cyclone Amphan. जो आपको आपकी स्क्रीन पर कुलतली और दीघा से ये जो कुछ विजुअल्स हैं आप देख रहे हैं, कितनी तेज रफ्तार से जो है हवाएं चल रही हैं। और तेज रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो बिजली के जो खंभे होते हैं वो भी टूटते हैं, पेड़ टूटते हैं और इसीलिए जो है, और खासकर कच्चे मकान, क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि अभी खबर यह है कि ओडिशा में एक कच्चा मकान जो है गिरा, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो है उसकी दुखद मृत्यु हो गई, ऐसी खबर आ रही है। और इस तरह की जो हवाएं चलती हैं वो अपने आप में उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। Absolutely. And going forward, we'll talk about, and again, these high tides that we were talking about. Sundarban's coast is where the landfall was made by the cyclone. And high waves, high tides are synonymous with a super cyclone like Amphan. Moving forward, we'll talk about the key updates that have just come in. 2 key agencies, IMD and NDRF, what have they said so far? Heavy rains in the coastal earlier in the day, heavy rains in coastal Odisha, Paradip, Balasore, Bhadrak. The cyclonic storm touched through the coastal areas of Odisha and went towards West Bengal. The cyclone entered, made the landfall in West Bengal through the Sundarban's coast. As we mentioned, it in fact has crossed Sundarban's coast as we speak. A short update came a little while ago. And southern districts of West Bengal, whether we talk about North 24 Parganas, Medinipur, up to wind speeds of 185 kilometers per hour. So very high wind speeds are recorded, which have the potential of creating much damage. Extensive damage risk also is posed to trees, cars. They could just be flown with the wind, and kacha houses, as we mentioned earlier. Kolkata, Hooghly, Howrah districts are also vulnerable. They are recording heavy rains as we speak because of cyclone Amphan. Kolkata in particular, being an urban area, is at a greater risk from projectiles, from banners, from cars, anything that could fly with the winds and cause a lot of damage. So Kolkata as an urban metro is particularly vulnerable in the face of the storm that has come with cyclone Amphan. After it crosses West Bengal, states like Assam and Meghalaya will also see the impact of the cyclone. Heavy rains are expected in the region. IMD has said it has been able to present a very accurate projection of the path of the cyclone, and in that manner other processes like evacuation could take place more efficiently.
not just for India. IMD is also providing up-to-date forecast for Bangladesh as well. So in that manner, putting neighbors first and their concerns also as a priority. NDRF has been speaking about first evacuation. Now they're putting a vigil as far as restoration work after the storm, after the cyclone has passed. What kind of work will be required? Restoration work will be the focus of NDRF. Some 41 teams on the ground of NDRF are working in both Odisha and West Bengal. Whatever destruction has been caused by the path of the storm, they're working to clear that. Communication is being done through satellite phones. So at a time when communication networks, poles, they all are crashed, they are damaged. These satellite phones are very crucial, so this up-to-date technology is being used by NDRF. Also, they said that the experience from Cyclone Foni around the same time last year in 2019 has been very crucial for NDRF to be able to deal better with Cyclone Amphan. Sufficient tree cutters are available. Remember, in Foni, a lot of tree debris had to be cleared from the roads. Road clearance work, as we speak, is underway from the districts where the cyclone has crossed. And NDRF also spoke about the dual challenge of the cyclone and COVID-19 outbreak, and they must work together dealing with both the challenges. As far as evacuation is concerned, NDRF evacuated some 5 lakh people from West Bengal to safer places from the southern districts where the impact of the cyclone was most tremendous. In Odisha, over 1.5 lakh people were rescued, evacuated to safer places. This is work done by the NDRF, and not just people and humans. Cattle, livestock have also been taken to safer places because the economic damage, once we assess, is also greater as far as such cyclones are concerned. Talking about COVID-19 challenge, sanitization, social distancing is maintained at shelter camps by NDRF. So the dual challenge that we were talking about is being maintained by NDRF, dealing with the present challenge, the current challenge of Cyclone Amphan, and also the ongoing outbreak of COVID-19, due to which certain precautions are must, especially at a place where gatherings of people take place. So those were some of the highlights and the key updates. Now, more than 5 lakh people have been evacuated, as we mentioned, in West Bengal, and some 1,58,000 people in Odisha. This is what the NDRF said. स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। तो आपको विस्तार से बताया गया कि दरअसल क्या स्थिति है और साथ साथ क्या कुछ हो रहा है। इवैक्यूएशन लेवल पर देखें, जमीनी स्तर पर देखें तो एनडीआरएफ क्या कुछ कर रहा है। एनडीआरएफ की करीब करीब 20 टीमें जो हैं वो ओडिशा में तैनात है, 19 टीमें वो पश्चिम बंगाल में तैनात है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने कहा है कि अम्फान चक्रवात भद्रक के कारण भद्रक में एक मौत की खबर है। मेडिकल और प्रशासनिक दल को वहां भेजा गया है जो मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद मौत का सही कारण कलेक्टर द्वारा तय किया जा सकता है। साथ ही कल एक और मौत की खबर मिली है, लेकिन इस मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। There have been one information about one casualty in case of a child in Bhadrak district, but the medical team, the administration team have proceeded to the village to do inquest and then the postmortem, after which the exact cause of death can be decided by the collector, notified by the collector. We are not passing any comment on that. Then there was another case where the death occurred yesterday. So it has, certainly it is not a cyclone related death because the death has happened in a permanent slab roofed house. Let's get some update from the ground as well. Our reporters are joining us from different parts of the country. First, from Delhi, Taposh Bhattacharya is joining us now from the IMD office. Taposh, what is the latest? Landfall has taken place. What next about the path of Cyclone Amphan? Taposh. That's right. Actually, the landfall has taken place, and as you can see, this is the map right now with me. And from here, the cyclone has started to move to up this side. So basically, what I can tell you is that it is in by midnight at around 12 o'clock, it will hit the India-Bangladesh border, and by 1 o'clock, the cyclone. The extreme severe cyclone Amphan will move to
Bangladesh. It will be there in Bangladesh, but it will reduce its severity. It will be a severe cyclone rather than an extreme severe cyclone. And by the midday tomorrow, it will move towards northeastern states of India, and by that time it will actually reduce its severity. In fact, it will just be a depression rather than a cyclone. So in that sense, you can say that the brunt of the cyclone was bore by West Bengal, the state, and in fact, not just the state, the whole state, but there are certain places. For instance, the eye that actually was there in the Sundarban area here, and the Mednipur area, as well as the north and south Chobis Paragana. So basically these places had a major impact, had a major affected by that. And also what I can tell you is that the whole this if you can see, if the graphics again come, these are the places which is completely the main Kolkata, Hooghly, as well as Howrah. So these, even Bardhaman, these places were also affected. And remember, the eye has moved away, but the rear part of the cyclone, the part which is now going to pass from here, it will lead to massive amount of rainfall. In fact, severe amount of rainfall can be expected in the whole state in the next few hours. Shubhendu. तापस, आपने बंगाल की बात करी, ओडिशा को लेकर अभी क्या कह सकते हैं? क्या ओडिशा से जो है ये निकल चुका है और ओडिशा के लिए खतरा जो अब कम हो चुका है? अशोक, आपने सही कहा कि उड़ीसा भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन उड़ीसा की जो अगर बात करें, उड़ीसा में बेसिकली क्या हुआ था, उड़ीसा के तटीय जो क्षेत्र थे, जो कोस्टल एरिया से, खासतौर से नॉर्थ उड़ीसा का कोस्टल एरिया जो था, पारादीप, भद्रक, मयूरभंज के कुछ इलाके, ये जो इलाके थे, ये इन पे ज्यादा असर पड़ा। ये एक्चुअली तट से लग के निकल गया, रादर देन यहाँ पे जो मेन लैंड पे हिट नहीं किया, और इस वजह से जो इसका जान माल का नुकसान है वहां पे नहीं हुआ। हाँ, जो असर पड़ा है वो है बारिश का। बहुत तीव्र गति से बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और पूरे दिन बारिश होती रही है, और इस वजह से वहां पे जो एक अस्त व्यस्त हुआ है पूरा स्टेट। लेकिन अगर विंड स्पीड की बात करें, अगर हिट करने की बात करें, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल को हिट किया और हिट करना था, जो ट्रैजेक्टरी डॉपलर रडार से कंटिन्यूसली मॉनिटर की जा रही थी, 3 डॉपलर रडार का इनफैक्ट इस पूरे जो पूरा चक्रवात था इसमें किया गया। एक आंध्र प्रदेश में डॉपलर रडार था, फिर पारादीप पोर्ट पे उड़ीसा के डॉपलर रडार था, और एक वेस्ट बंगाल कोलकाता के शहर में, कोलकाता में एक डॉपलर रडार था। उससे पूरा जो मैपिंग की गई थी कि ये इस तरीके से ट्रैक से मूव करेगा, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले ही बता दिया गया था कि उड़ीसा के तटवर्तीय जिलों में इंपैक्ट करेगा। जैसे मैंने बताया, पारादीप और उसके आसपास के इलाके, भद्रक, मयूरभंज, लेकिन कटक जैसा शहर भी, उसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पूरी के जो जगह है वहां पे भी बहुत बारिश हुई है। तो जो समुद्र के किनारे जो सिटीज थी, जो थे, वहां पे ज्यादा इंपैक्ट किया, लेकिन जो मेन लैंड है वहां पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा उसका, खासतौर से विंड स्पीड की अगर हम बात करें तो। Ji, Taposh, a short while ago when the head of IMD gave a press conference, he spoke about the accuracy with which IMD has been able to predict the movement, the path of the cyclone. Yes. Given the extensive damage that the cyclone can cause, how significant is this accurate prediction, not just for India, but also Bangladesh, which is now bracing for the storm? Huge, Shubhendu. This is a huge thing, especially in the last 5 to 7 years. We have moved to making most of the state under the Doppler radar, not just the coastal areas, but also we can now predict right from the time the cyclone turns up, it becomes a depression, then it started to move, becomes a cyclone. We can actually predict the whole path, and that is because remember in 1999. When the super cyclone happened in Odisha, at that time we didn't have that. We had an analog radar system, and that actually didn't help much. So
after that, especially in 2009 onwards, the effort was made to have more Doppler radar, and it picked up. The whole thing picked up in the last 5-7 years. I can tell you, in the last 5-7 years, we have made a rapid progress in that. There is a nomenclature, there is a particular thing they have developed, which they feed the information in that, and the whole thing come up. So Doppler radars give us your information, then they use the supercomputer, the AI, to number crunch them, and then they come up with the amount of work that we can see. And that is precisely because of that, and today, if we can save not just 100, not just 1,000, but lakhs of human lives, it is because of that timely intervention, timely warning by IMD, timely intervention by Ministry of Earth Sciences, which now monitors IMD and seismology and even Earth oceanography. You know, we don't give too much credit to oceanography. Oceanography has a major role to play in that, and mapping the cyclone from there to the landfall is a huge challenge, a Herculean task, and in the last few years, IMD has actually risen to the occasion. Shubhendu. तापस, आपने शुरू में ही कहा कि रात को 12 बजे बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है उसके बॉर्डर्स एरिया पर ये हिट करेगा, लैंड हिट करेगा। इसका मायने क्या है? मतलब जब ये हिट करेगा तो उस वक्त क्या कुछ होगा? आसपास के इलाकों में कौन कौन सी जगह जो प्रभावित होंगी और वहां इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? मैं आपको एक बार फिर से इसी रीजन के लिए एग्जांपल देना चाहता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके बाद यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस वजह से ये जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, जो बहुत इट्स पोरस बॉर्डर, और वहाँ पे बहुत सारे डेल्टास भी है, बहुत सारे पानी की जगह भी है। तो वहाँ पे वो जो जगह हैं, खास तौर से वहाँ पे अगर एक्सट्रीम सीवियर नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इजी रहेगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो एक सीवियर साइक्लोन रहेगा, तो जो पानी का जो लेवल है वो उठ जाता है, और इस वजह से जो आसपास की जो जगह हैं, आपको पता है बांग्लादेश बेसिकली एक तरह से पानी से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे एक सीवियर साइक्लोन भी आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करके जाता है। खास तौर से ऐसी जगह जो है जो पानी जो एकदम नदियों के पास है, तो वो जो जगह है तो वो चाटगांव जैसे बोलते हैं, 2-3 और जगह हैं जो आसपास के इलाके में है, तो वो जो इम्पैक्ट करेगा वो इसलिए ज़्यादा करेगा। अगर एक्सट्रीम होता तो शायद और ज़्यादा करता, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि क्योंकि लैंड मास के ऊपर से जाता है, जब लैंड मास के ऊपर से साइक्लोन जाता है तो उसका जो इसकी जो ताकत है वो कम होती रहती है। समुद्र के ऊपर एक साइक्लोन की जो ताकत है वो दुगनी हो जाती है, लैंड मास के ऊपर उतनी नहीं होती है। तो जैसे जैसे इंडिया वेस्ट बंगाल से निकल के बांग्लादेश की तरफ जाएगा तो उसकी जो ताकत है वो कम होती रहेगी, और इस वजह से बांग्लादेश में जाके ये 12 बजे उसका बॉर्डर हिट करेगा और 1 बजे तक वो बांग्लादेश की में पूरी तरह से घुस जाएगा। तो 1 बजे तक जब हो जाएगा तब तक वो सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, और बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी पूरे बांग्लादेश में, खासतौर से जो तटवर्ती जगह है वहाँ पे हम बारिश बहुत ज़्यादा देख पाएंगे, क्योंकि जो पीछे साइक्लोन का रियर पार्ट जिसे कहते हैं, जो क्लाउड कवर, क्लाउड वॉल जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे बारिश लेके जाएगा। वो एक स्पीड में भी चलता है, वो बारिश लेके जाएगा। स्पीड रहेगी, विंड स्पीड रहेगी करीब 60 से 70 के बीच में, और माफ कीजिएगा सॉरी 80 से 90 के बीच में, और जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और यही जब दिन के बीच में, जब दोपहर के बाद जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुंचेगा, तब ये 50-60 के बीच में इसकी विंड स्पीड रह जाएगी, जो एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगी। और इस वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, खासतौर से असम और उसके आसपास के लोग जो स्टेट्स हैं, वहां पे इसका असर उतना नहीं देखने को मिलेगा। Ji, Tapush, you've been getting us updates from the IMD office continuously since morning today. Once again, if we talk about the life cycle of this cyclone, now that it has made the landfall today, by when, by what time, if I may ask, will this cyclone finally end? And particularly in the area of West Bengal, which has taken the strongest hit by the cyclone, by what times the signs of the cyclone will end, like heavy rains, heavy storm, how long will they continue?
the whole day it is expected the rain to continue, the wind to continue to blow, especially when the even when the eye of the storm, eye of the cyclone move towards Bangladesh, the rear part of the cyclone will be impacting the most part of West Bengal, even at that time. So because of that, I could say that there will be heavy rainfall. In fact, severe to heavy rainfall can be expected at some places, and what one could say that by early morning one can feel a slight respite from rain and wind activities by late night and early morning tomorrow. So that can be expected, but for people who are even in the border area of India, Bangladesh border area, especially North Chobis Pargana, which is just right at the border, will find that even at midnight they will experience some rainfall. तापस, एक बात और जानना चाहूंगा। अभी आप जब बात हो रही थी शुभेंदु से, तो आपने एक जानकारी दी, आपने कहा कि पिछले 5-6 सालों में अगर भारत के IMD डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है तकनीकी रूप से हम लोग दक्ष हो गए हैं, बहुत एक्यूरेट जानकारी मिलती है, और उसके कारण जो है जो उसके कारण नुकसान होता है, खास करके अगर जान के नुकसान की बात करें तो वो अब मिनिमाइज करने में भारत कामयाब हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है बांग्लादेश जो है अभी तकनीकी मामले में इतना दक्ष नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जो मौसम विभाग है, अब क्योंकि ये बांग्लादेश के ऊपर भी इंपैक्ट कर रहा है, क्या ये जानकारियां बांग्लादेश के साथ साझा की जाती हैं? क्या भारत उनको भी जानकारी मुहैया करा रहा है कि भाई क्या उनको करना चाहिए ताकि वहां भी नुकसान कम से कम हो? अगर आपने बहुत सही बात कही है, और सिर्फ बांग्लादेश के साथ ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जाती है। भारत इस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिर्फ नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में एक मैसिव पावर बन के उभरा है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वो भारत की तरफ देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करे, खासतौर से साइक्लोन या फिर दूसरे जितने भी और आपदा हैं, क्योंकि भारत का जो एक तरह से जो इनके साइंटिस्ट हैं, उनका जो इनोवेशन है, इनका जो अभी तक तकनीकी लोग जिस तरीके से वो अपने आप को उन्होंने साबित किया है, ओशियनोग्राफी कहिए, लैंड में अगर अर्थक्वेक के लिए कहिए, या फिर मॉनसून की बात करें, साइक्लोन की बात करें, टाइफून की बात करें, तो इंडिया के जितने भी जो अभी तक जो काम हुआ है वो एक तरह से पाथ ब्रेकिंग काम है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। इनफैक्ट इस वजह से जितने भी लोग हैं वो भारत के साथ जुड़ के एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अम्ब्रेला बनाया गया है डॉपमेयर करके, जिसमें वो साझा करते हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन, जिससे कि दूसरे कंट्री को हेल्प करे। नॉट जस्ट साउथ ईस्ट एशिया, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पैसिफिक ओशन तक भारत अपना, पैसिफिक और इंडिया छोड़ के जितने भी आसपास के जो और कंट्रीज हैं वो भी भारत से इंफॉर्मेशन साझा करते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे कि उनको भी एक तरह से सहूलियत हो। ये जो नंबर क्रंचिंग में मैं बार बार कह रहा हूं, रडार बाकी चीजें आपको एक तरह से बता सकता है कि ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको नंबर क्रंचिंग करना, उसको एक तरह से बैठ के बताना, और जो एक्सपीरियंस भारतीय साइंटिस्ट को हो रखा है इस वक्त, उस इंफॉर्मेशन से एकदम सटीक एक तरह से निकालना, वो actually काबिल तारीफ है अशोक। Absolutely, it's a big achievement for India and IMD to be able to predict the storm, the cyclone more accurately, and it makes a huge difference truly in minimizing the damage that is caused by it. And Ashok ji, if you can move forward, also joining us is a special guest with us at the moment, Dr. K.J. Ramesh, former Director General of IMD. He's joining us online. Dr. Ramesh, welcome to DD News and DD India. Now, we know that cyclones are not new to this region, especially around this time of the year. What is your assessment of how challenging is Cyclone Amphan? It is a cyclone formed way close to the off Sri Lanka, and it has taken through its trajectory, rapid intensification that has happened because of very warm sea. It has gone to, when it was in the open sea, you remember, it was attained super cyclone intensity. But by the time it came closer to the Orissa coastline and moved along the coast, then made the landfall at Ganges delta of Sundarbans and Gangasagar Islands.
By then it has weakened from super cyclone category to extremely severe cyclone category, and now it is further reduced intensity about 60-70 kilometers. But now we have running a coupled models for prediction of tropical cyclones, which was not the case till Oki cyclone. We were not running coupled models for focusing the cyclone. So continuously, ocean and atmosphere are under interaction. That's how we could pick up the rapid intensification segment of the cyclone, both for Fani and this cyclone that could happen. That's how that has improved the forecasting and skill enhancement of the IMD services. तो डॉक्टर रमेश, आप कह रहे हैं कि अब इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हुई है, अब खतरा जो है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी भी क्या चीजें हैं जिनको खास करके अगर कहें तो क्या चीजें हैं जिनको ख्याल रखना चाहिए, और किस तरह से जो है ये आज सुबह से लेकर कौन कौन से इलाके, क्योंकि अभी जो जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे आईएमडी हाउस से, वो दरअसल कि रात को 12 बजे ये जो तूफान है ये सीधा हिट करेगा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर। बाद में जो है ये जो हवाओं का सिलसिला है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक कल दोपहर तक पहुंचेगा। तो इन पूरे इलाकों में क्या क्या चीजें अभी इंपैक्ट होंगी, क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है? अभी देखिए, ऑलरेडी अभी सिस्टम है कलकत्ता के आसपास, एंड उसकी विंड स्पीड अराउंड दैट सिस्टम जो है अबाउट 50 से 80 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाई चलने का क्षमता अभी भी है। और बारिश का जो है कलकत्ता के ऊपर ज्यादा है, कलकत्ता का वेस्ट पे ज्यादा है, और कलकत्ता के नॉर्थ ईस्ट पे बैंगाव है, वो उस जगह जो उसके बाद बांग्लादेश की बॉर्डर है, बांग्लादेश के इलाकों में भी बोगरा बोल के है, वहां बारिश शुरू हो गई है। एंड रात को होते होते कलकत्ता से क्लियर करके सिस्टम जो है बांग्लादेश के ऊपर जाएगा। जब बांग्लादेश के ऊपर जाएगा तो अभी कलकत्ता के ऊपर रहे तो बांग्लादेश में बारिश हो रही है, जब बांग्लादेश के ऊपर चला जाएगा देन हमारा मेघालय और सुबह तक हमारा असम इलाकों में बारिश शुरू होगा। डेफिनेटली बारिश का प्रकोप तो रहेगा ही, और अब से कल सुबह तक या कल आफ्टरनून तक जितना भी बारिश होगा ना, कम से कम 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की बारिश पूरा इलाका में along the trajectory of the cyclone होगा। Right, Dr. Ramesh, just before connecting with you, we were talking to our correspondent. One important point, the manner in which IMD has come of age, accurate prediction of the movement of the path of the cyclone. From your experience, how long did it take, and how did you see the major milestones till we reach today, when we can accurately say the path that a cyclone will take? What is your reflection on it, sir? Actually, for last several years, taking from Hudhud and other cyclones onwards, which hit Orissa prior to Hudhud, and then all subsequent like cyclones, there was no going back. Continuously, modeling systems were improved, monitoring of cyclone over the Bay of Bengal by the satellites. When it comes to the 500 kilometers to the coastline, coastal Doppler weather radars were continuously monitoring, and then we have a continuous update of every 6 hours. We run a model to get the new updates of intensity and its movement. It has started, if you remember, about 7 days before the cyclone circulation forming, low pressure area and intensification, further intensification, its movement, etc. has been given 7 days ahead of this. And that way we are no way comparable to any developed countries' early warning systems. And not only we serve our own country people, we serve to the neighboring countries, under all countries of Indian Ocean, adjoining countries to Bay of Bengal and Arabian Sea, under the severe weather forecast demonstration project. So we are helping all neighboring nations of the Indian Ocean countries, particularly adjoining Bay of Bengal and Arabian Sea. And there is a continuous process. As I said, after Oki cyclone experience, we have implemented coupled ocean atmospheric interaction model for tropical cyclone intensity prediction, landfall prediction, and wind speed and rainfall associated with that.
and that is model runs at a very high resolution, about 6 kilometer by 6 kilometer grid scale, which was not the case earlier. So that's how now continuously INSAT data goes in and SCATSAT data goes in. Lot of Doppler weather radar data goes into the system. So that's how the accuracy and updates of cyclone intensity and predictions have improved immensely 5 years before and to the present. डॉक्टर रमेश, अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपसे इस तरह से पूछूं कि जो तकनीकी रूप से जो हमने दक्षता हासिल की है, या वैसे भी अगर हम कैलकुलेट करके जो विश्लेषण कर सूचनाएं जो आ रही हैं उनका विश्लेषण करके, और दूसरी बात यह भी कही जाती है कि हम अपने अनुभवों से भी बहुत तेजी से सीख रहे हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है उनसे। आपने भी ओखी का जिक्र किया, मैं आपको पीछे ले जाता हूं 1999 का सुपर साइक्लोन, उसके बाद ओखी की बात करें, या फिर पिछले साल जो फेनी हमने देखा था उसकी बात करें, और अब देखें तो क्या ये जो हमने तकनीकी दक्षता हासिल की, जो हमने एक्सपीरियंस से सीखा, उससे किस तरह से हम जान माल का नुकसान कम करने में हम कामयाब हुए हैं? अब जो है जान माल का नुकसान तो ऑलमोस्ट कम हो गया, बिकॉज 3-4 दिन पहले हम उसकी प्रिडिक्शन का पूरा डिटेल दे रहे हैं, इंटेंसिटी का डिटेल्स दे रहे हैं, उसका मूवमेंट का डिटेल दे रहे हैं, इंटेंसिटी हाउ किस तरफ मुड़ेगा ये भी डिटेल दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो समन्वय जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एमएचए के थ्रू जो स्टेट्स के साथ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ जो समन्वय हुआ है वो पूरा बहुत ही स्ट्रांग एंड एसोसिएशन हो गया है, एंड एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को समझ के अपनी हिसाब से लोगों का सेफ्टी का जो एक्शन है, लो लाइंग एरियाज में जो है उन लोगों को सेफ साइक्लोन शेल्टर्स में और मेकशिफ्ट रिलीफ कैंप्स में मूव करने का एक्टिविटी हो, नहीं तो जो स्टॉर्म सर्ज वाटर है वो कितना हद तक कोस्ट से ऊपर जाएगा साइक्लोन के टाइम पे, सो जहां सड़क बंद होंगे या ब्रिड्जेस ब्लॉक हो जाएंगे वो भी आइडेंटिफाई करके लोगों को पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नॉर्मल सी रेस्टोर होने तक लेने वाली स्टेप हो, और पावर की ब्रेकडाउन होगा तो ऑक्सिलरी पावर सिस्टम्स मोबाइल ट्रांसफार्मर्स का इंतजाम हो। सो लाइक दैट बहुत स्टेप्स जो है क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग बढ़ने के बाद कोस्टल स्टेट्स जो है पर्टिकुलरली ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, गुजरात जो है बहुत ही एडवांस लेवल पे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान करके उसको इम्पैक्ट जो है लोगों के ऊपर जो उसकी असर जो है कम करने का पूरा स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है, एंड उसकी वजह से जानमाल का नुकसान जो है ऑलमोस्ट 2 डिजिट्स लेस देन 50 समझ लीजिए उतना लेवल तक पहुंच गया। Right, Dr. Ramesh, although we know that the landfall of the cyclone, it made a landfall a short while ago at Sundarban coast. Now we don't have the visuals of those places at the moment, but from your experience, it's very rich in terms of biodiversity, the whole of Sundarban's area. Landfall by a cyclone of this strength and magnitude, what kind of an impact does it have on the local region, if you could share with us, sir? Actually, Sundarban's region is covered by very dense mangrove plantations. Right. And behind mangrove plantations, you have another set of plantations called casuarina. So, first these mangrove plantations will minimize and break the high amplitude tides and surge waves, so that inland inundation through the that Sundarban's region over to the continental area coastal zone will be less in as compared to a plain coastal region where the cyclone is crossing. So inland inundation का जो limit है उसको कम कर देता है ये मैंग्रोव्स की डेंसिटी जो है पॉपुलेशन जो है। सो उसकी वजह से एक बेनिफिट है स्टॉर्म सर्ज का जो सी वाटर जो अंदर जाने का है इनंडेशन इनलैंड इनंडेशन उसकी प्रभाव को कम करता है, और उसके पीछे जो कैशोरिना का प्लांटेशन हम डालते हैं वो जो है विंड स्पीड की जो इंटेंसिटी गति है उसको भी कम कर देता है।
उसकी रफनेस क्रिएट करता है विंड्स के बीच में, विंड फ्लो में, सो उसकी वजह से कैशरिना प्लांटेशंस क्लस्टर्स में होते हैं। Almost like a natural wall, sir, if I may say, a natural wall to really protect the region from the and cyclone. those are there all along the coastline, so that rapid weakening of the wind strength, gustiness will happen after the landfall, and gradually energy source from the ocean cuts off once the landfall takes place over the land. That's how gradually and rapidly system weakens, but the rainfall and from sea, imagine from 150 kilometers per hour strength situation to have reached to about 60 to 80 kilometer strength in about 4 hours time. So that much decrease in intensity takes place, but still any wind speed beyond 35 to 40 kilometers per hour will damage our power transmission lines and 11 kV 33 kV lines, and कच्चा मकानों का घर है, टाइल्ड रूफ्स है एंड टिंड रूफ्स है, ये सबका डैमेज बहुत ज्यादा होगा, ट्री फेलिंग होगा, ये सब तो झेलना ही पड़ता है। जी ये सब तो झेलना पड़ता है, तूफान है तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का डैमेज बता रहे हैं, लेकिन कई इलाकों में जैसी कि आशंका भी जताई जा रही है इस वक्त, और जो खबरें भी आ रही हैं 80 से 90 किलोमीटर और 110 किलोमीटर की तेज रफ्तार जो है हवाएं चल सकती है। डॉक्टर रमेश, हम कोशिश करेंगे आपके पास एक बार फिर आए। अभी मैं आपसे विराम ले रहा हूं और अभी कोशिश करूंगा आपके पास फिर आऊं, लेकिन इस बीच कुछ और चीजों पर नजर हम लगातार डाल रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ राहत के लिए किया जा रहा है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पीके जैन ने कहा है कि अम्फान चक्रवात में इस चक्रवात से भद्रक में एक मौत की खबर है। मेडिकल और प्रशासनिक दल को वहां पर भद्रक में भेजा गया है, जो पूरे मामले की जांच करेंगे और साथ साथ लोगों को शेल्टर होम में ले जाया जा रहा है। I think called they will be in the cyclone shelters for a fixed number of days, nothing like that. Once they feel that the threat perception has gone down, people automatically they themselves show interest to go back. No, as per the reports, around 1,49,000, 1,50,000 say, you can say, about 1.5 lakh people were evacuated. Many of them have already started going back to their houses. Because of this COVID reason, everybody wants to stay home separately. So people are going back, not many people would stay in the shelters. तो अलग तरह की चुनौती है। कोविड के कारण लोगों को कहा जा रहा था कि अपने घर में रहें, लेकिन तूफान के कारण अब लोगों को निकाल के शेल्टर होम ले जाया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक चुनौती है। बहरहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता स्नेहाशीष सूर जो हैं वो इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। स्नेहाशीष, कोलकाता की अगर बात करें तो वहां इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि वहां पर तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और उसके कारण जो है वहां पर जो स्थिति पैदा हुई है, जरा उसके बारे में बताएं। हाँ अशोक, आपने सही बताया है कि तेज से रफ्तार से हवा चल रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फोन पे जोड़ रहा हूँ कि इस समय मैं ऑडियो वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि सिटी के बहुत एरिया में पावर सप्लाई कट हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गया, मोबाइल कनेक्शन भी कम हो गए हैं। हवा तो बहुत ही चल रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा कम हुआ है कि लग रहा है कि ये जो तूफान का आई जो है, जो मध्यांचल कहा जाता है, वो थोड़ा सा क्रॉस हो गया। और ये आप जानते हैं कि 2:30 बजे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के खाड़ी में ये गिरा था, लैंडफॉल जिसको कहा जाता है। उसके बाद वहां 185 की उससे भी ज्यादा वो हवा का तेज था, और उसके बाद सुंदरबन के काफी एरिया और ईस्ट मिदनापुर, देखिए 3 और 4 जिला जो है यहाँ, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज जो सुंदरबन एरिया है, और ईस्ट मिदनापुर जो दीघा, हल्दिया, खेजूरी, नंदीग्राम, ये सब एरिया है। इस एरिया होते हुए कलकत्ता में करीब 5:30 बजे कलकत्ता से ऊपर से चला गया है, थोड़ा उत्तरी साइड से जाके फिर वो इंडो बांग्ला बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश होके उत्तर पूर्वी भारत में जाने वाले हैं। लेकिन इसमें कलकत्ता सिटी के ऊपर काफी हवा के शुरू में जब लैंडफॉल हुआ था, जो 50 किलोमीटर दूरी में, उस समय 70 किलोमीटर की हवा थी। उसके बाद
बहुत जी। हवा के तेज बढ़ गए हैं और बढ़ने का बाद बहुत पेड़ गिर गए हैं, यही सबसे बड़ा समस्या है। Right. और पेड़ गिरना और उसी के साथ बिजली का कनेक्शन भी टूट गया है और पेड़ को जो कट के रास्ता क्लियर करने का जो काम अभी फिलहाल उसमें थोड़ा सा रुकावट आए हैं, क्योंकि वो पेड़ के साथ बिजली की तार है और उसके कारण वो लोगों को जो सिविक अथॉरिटीज वाले हैं उसको कहा जाता है कि भाई किसी का तकलीफ मतलब किसी का वो एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए अभी इंतजार हो रहा है पूरा। थोड़ी देर बाद अगर हवा और थोड़ा कम होने के बाद ही वो कार्रवाई होगा है। लेकिन सबसे पहले जो आप जिक्र कर रहे थे जी। कि काफी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ये देखिए सुंदरबन एरिया साउथ 24 परगना से करीब 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया है। जो कैनिंग सब डिविजन है, पाकर प्रतिमा और इसागर आइलैंड जो है, घोड़ामाड़ा, छोटे छोटे आइलैंड है, वहां से पूरा लोगों को शेल्टर को जगह है। और कोविड के बारे में आप कह रहे हैं, इसीलिए सिर्फ साइक्लोन शेल्टर नहीं है, स्कूल बिल्डिंग्स को भी काम के लिए लाया गया है, मतलब काम में लगाया गया है और लोगों को इधर डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को वहां बैठाया गया है। और हिंगलगंज, बसीरहा, ये सब एरिया नॉर्थ 24 परगनास में वहां भी लाखों के ऊपर लोगों को किया गया है, मतलब शेल्टर में लाया गया है। और उसके बाद जो है ये जो पोर्ट्स जो थे वहां के जो बंदरगाह, वो कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह में जितने जहाज थे, कुछ जहाजों को पहले ही छोड़ दिया गया था और जो डॉक्स में है उनको अच्छे तरह से बांध के रखा गया है, क्रेन्स जो है उनको बांध के रखा गया है। और कलकत्ता शहर में भी, नगर में भी ये काफी लोगों को जो पुराने मकानों हैं जो गिरने का संभावना था, जी, जी। तो उनसे सारे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और पेड़ जो गिरे हैं उसके ही अभी समस्या चल रहे हैं। हवा की तेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कम होने का Snehashish, उम्मीद है। Shubhendu अशोक। here. Yes. Yes, Now, Shubhendu. you're reporting from Kolkata, and the IMD chief said that the impact of the strong winds in Kolkata in particular, given that it's a metro, it's an urban area, densely packed population, the impact is going to be severe. There could be risks from projectiles, hoardings could fly in the air. So from that kind of a prediction, what kind of scenes are you seeing from outside of your window at the moment? Shubhendu, for that matter, we are suffering. The first thing is connectivity. We are in Doordarshan, we are suffering from connectivity, power. So exact damage is slightly difficult to ascertain right now. As I said, electricity, internet connectivity, mobile connectivity, everything has been damaged. And the precautions have been taken. The vehicles were asked not to park behind any hoarding. The trees are there full in the city and the roads, and in various areas the trees have fallen and they are to be, the roads are going to be cleared as soon as the effect of the cyclone will go down. And as I said, evacuations have taken place. There are various old buildings in old Kolkata, being an old city. There are old and dilapidated buildings where from people have been evacuated. And in other places also actions have been taken. But exact damage, the control room is there in the state administrative headquarters in Navalno, which is being monitored by the Chief Minister and the Calcutta Municipal Corporation. At present, the administrator, the former mayor, Firad Hakim, they are also monitoring. And there has been a case of one house collapse in southern parts of Kolkata. So things are being monitored and actions are being taken. The quick response teams of police and civic authorities and disaster management. Snehashish, national what development- guidelines for the local population in Kolkata, adjoining areas for today and tomorrow? Guidelines by the local administration, Snehashish? Yes, the guidelines have been issued. In fact, yesterday itself, it was told that asked people to remain inside home, and all shops and mall, everything have been closed after 12 midnight, and they were vigiled by the police forces, and nobody was allowed to move on the roads, and all the flyovers and bridges were blocked, and no vehicles were allowed to cross those bridges, and
flyovers because there were more vulnerability from the bridges. Basically, people were told not to venture out on roads and to see the old buildings are being taken care of and the glass window panes and all, whatever in loose kind of things are there in the terrace and rooftops, they had to be tied or removed. So all sorts of advisories have been issued, and by and large people are, resorting to them. Shubhendu. स्नेहाशीष, कुल मिलाकर अगर अभी कहे तो नुकसान की क्या अभी तक अपडेट है? हमने बताया कई जगह पर पेड़ जो है वो गिरे हैं और जाहिर सी बात है वो एक बड़ा हुआ, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या नुकसान अब तक हुआ है वहां पर डैमेज को लेकर? ये पेड़ गिरने वाली बात तो मैंने कहा है, काफी जगह में पेड़ गिरे हैं और जो बाकी कुछ कैटल और लाइफ स्टॉक जो है वहां की जो अभी डैमेज हुआ है वो भी अभी असर्टन करना है. नो, एवरीबडी वाज अफ्रेड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साइक्लोन. अगर उसके तेज के लिए घबराते एंड नोबडी इज वेंचरिंग आउट. सो अभी धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, सब डिविजनल कंट्रोल रूम से, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से होके स्टेट कंट्रोल रूम से आ रहे हैं खबरें. और जैसे हमने बताया है कि हमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हम दिखे जा रहे हैं कि काफी तेज से हवा गिरे, क्रॉस करे. इट वाज विजिबल दैट सच अ साइक्लोन वाज गोइंग ओवर the city, and some house collapse has been reported. The trees have fallen, but any other casualty, as soon as we will be able to gather, you can hear at least the sound that here where I am standing. Again, the different spells, the wind blowing, flowing is there. जी अशोक सिंधु जी, अपना ख्याल रखिए आप स्नेहाशीष. हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखिए ताकि हम तक सूचनाएं जो हैं वो पहुंचती रहें. बहरहाल हमारे साथ स्नेहाशीष कोलकाता की जानकारी दे रहे थे, पश्चिम बंगाल की जानकारी दे रहे थे. रिजवाना अख्तर के पास सीधा चलते हैं, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और वहां पर भारी बारिश जो है भुवनेश्वर से जो खबरें आ रही हैं, भारी बारिश की खबरें हैं. तो रिजवाना, सबसे पहली बात भद्रक में के बारे में जो खबर आ रही थी कि भद्रक में एक बच्ची जो है कच्चा मकान गिर गया, उसके कारण उसकी जो मृत्यु होने की खबर आई है, इसके बारे में क्या कोई अपडेट आपके पास? और जो अब तक नुकसान वहां पर हुआ है, क्या स्थिति है अभी भुवनेश्वर और अगर ओडिशा की बात करें तो? अशोक, ओडिशा की बात करें तो कुल मिलाकर स्थिति अब नॉर्मलाइज हो रही है, क्योंकि बारिश की प्रकोप कम गई है और हवा की जो वेलोसिटी है वो भी कम गई है. सारे जगह पे पहले तो जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा से कम हो ही गई थी, उसके बाद बालेश्वर और भद्रक भी जैसे अम्पन की रुख चली गई वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां पर बारिश और विंड वेलोसिटी कमने लगी है. और भद्रक में जो एक बच्चे की मड घर उनकी थी, कच्चा घर का कोलैप्स की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है. ये रिपोर्ट आई है, एसआरसी ने भी कबूल किया है कि ये रिपोर्ट आया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उन्होंने भेजा है, एक टीम भेजी है वहाँ पे टू फाइंड आउट, और बच्चे की पोस्टमार्टम हो रही है. लेकिन जहाँ तक पता चल रहा है कि दिस इज कंफर्म्ड, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए हैं अभी तक. बाकी सिचुएशन ऐसा है कि गवर्नमेंट की तो वो लक्ष्य थी कि जीरो कैजुअलिटी हो, तो बाय एंड लार्ज ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने इसको मेंटेन किया है, क्योंकि मैसिव इवैक्यूएशन 1.5 लाख लोग सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट में 1.5 लाख को इवैक्यूएशन किए हुए थे. और इन जगह साइक्लोनिक शेल्टर्स में उनको काफी कोरोना वायरस के वजह से काफी साइक्लोन शेल्टर्स, क्वारंटाइन सेंटर्स भी थे, लेकिन फिर भी ये जाइगेंटिक टास्क डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ली कि तुरंत और नए बिल्डिंग्स को साइक्लोन शेल्टर में ट्रांसफॉर्म किया जाए और वहाँ पे लोगों को रखा जाए. अभी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इन चारों डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, काफी ट्रीज गिरने की खबर आ रही है, थैच्ड हाउसेस डिस्ट्रॉयड हो गए हैं और पावर सप्लाई जो है करीब 34 लाख कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई भी नहीं मिल रही है. इसकी वजह 2 वजह है. एक तो प्रिवेंटिव पावर कट किया गया है सो दैट इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो, और उसके अलावा कुछ जगह में इलेक्ट्रिक पोल्स गिर गए हैं. इन चारों डिस्ट्रिक्ट में पावर सिक्योरिटी का ये है कि 12 घंटा तक स्लोली उसके बाद हम पावर सप्लाई रिस्टोर करेंगे. जहां जहां
पावर सप्लाई कर सकते हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स और पावर वाटर सप्लाई को पहले दिया जाएगा। उसके बाद जहाँ पे कोई ओवरहेड वायर डैंगलिंग नहीं है, जहाँ कोई आशंका नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो जगह पे पहले दे देंगे। उसके बाद ये स्लोली रिस्टोर किया जाएगा। Right, Rizwana, also you mentioned about some over 1.5 lakh people who were evacuated from Odisha, the parts affected itself. Now, NDRF DG spoke about how after evacuation, restoration of normal life is an equally big challenge, bringing people back to their homes. Give us a picture of how challenging will that be, both for the people and the NDRF that has been on the front lines. Absolutely. NDRF, actually what the DG said, that the real challenge begins now. It's actually the restoration work, because the evacuation, as you know, because of community participation in mock drills, people are quite aware since 1999. There have been repeated cyclones in this area. So people are quite aware that they have to leave for cyclone shelters as soon as there is a warning. So, but certain evacuation work the NDRF had to do, because due to COVID-19, a lot of people were a little reluctant to leave their home, safety of their homes for the cyclone shelters. But once they were made aware that the cyclone shelters were equally equipped to have social distancing and and they were sanitized enough, so the people are also left on their own. Rizwana, can you tell us a little more about, sorry for cutting you short, if you can tell us a little more about the mock drills, because they seem to be very important in really preparing people for a cyclone or a storm like this and really minimize the damage. So a little bit on that as well, the kind of mock drills that people of the region have practiced. Well, since 1999, on the anniversary of the super cyclone, that is 29th October, every year there is a mock drill. That apart, every district has its own preparatory mock drills. But this day is being celebrated as Disaster Management Day in Orissa, and all the entire coastal belt and many other districts as well. There are mock drills, because the fire department and the coordinated effort with the district administration, the fire department, and the health workers and the hospital staff, so that people know exactly what to do. When there is a siren and the people leave for the cyclone shelters, and if there is someone caught in a higher building, how they will be rescued. And even school children are involved in this mock drill. That's the best part. And because of this community participation, you can see the evacuation process in Orissa is very smooth, fairly smooth. And only in certain areas, they have to be casual or police forces used to evacuate them. Earlier, it was very difficult to bring them out of the houses because people didn't want to leave their belongings. Now, people know that their lives are more important. So, and after the devastation, especially of Super Cyclone 1999, people are eager to leave for safer places. So this has happened, and because regular mock drills and community participation, and there are volunteers in all these villages who also come up and help the district administration in going and telling people when to leave, which is a cyclone shelter, and where to go. चलिए शुक्रिया रिजवाना, आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ओडिशा जो है वहां पर अब संकट नहीं है, वहां से जो है संकट टल गया है। अभी डैमेज जो है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है। बारिश की प्रेडिक्शन फिर भी बिल्कुल बारिश की प्रेडिक्शन है, और उसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आने की भी जो आशंका जताई जा रही है, वो सब चीजें हैं। इसलिए अपना ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम आपको लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं, और आगे भी आपको न्यूज नाइट में भी अपडेट लगातार देते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पर, क्या कुछ हो रहा है, अभी किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन साथ साथ चलते चलते आपको भद्रक से हमारे पास जो लेटेस्ट विजुअल्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। भद्रक में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, और तूफान वहां से गुजर चुका है, लेकिन एनडीआरएफ और साथ साथ जो बाकी टीमें हैं वो किस तरह से वहां पर काम कर रही हैं। भद्रक के शॉट्स देखिए। मुझे और शुभेंदु को इजाजत दीजिए, लेकिन साथ साथ अपडेट हम लगातार आपको देंगे। डॉक्टर केजे रमेश को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए ये शॉट्स।